गुड मॉर्निंग। अटेंड योर रोल कॉल। आप अपनी अटेंडेंस बिल्कुल इन सीक्वेंस ही बोलेंगे जैसे डेली आपकी अटेंडेंस ली जाती है। कोई भी रोल नंबर आगे पीछे ना आए। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे ताकि आपको ध्यान भी रह जाए किसका रोल नंबर पहले किसका बाद में। नाउ अटेंड योर रोल कॉल इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर रोल नंबर। वेरी ऑन। 267। नेक्स्ट बेटा। 267 के बाद नेक्स्ट रोल नंबर 4 गुना। आपने बेटा चेक करते रहे ना साथ के साथ, फिर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, रोल नंबर 6, रोल नंबर 7, रोल नंबर 7, नंबर 8, रोल नंबर 15 5, रोल नंबर 15, 16 रोल नंबर 16, रोल नंबर 21 दिव्या 21, दिव्या 22, हिमानी 23 सर, 23, रोल नंबर 24 प्रिया सर, 24, रोल नंबर 25, 26 26, 28, रोल नंबर 29 5 सर, 29, रोल नंबर 30 सोनिका, रोल नंबर 33 डांस, 33 मीनाक्षी। नेक्स्ट बेटा आगे। रोल नंबर 37 खुशी सर, 33 तक हो चुका है। नेक्स्ट कौन है? खुशी रोल नंबर 37, 37 खुशी थी। रोल नंबर 41 कनिष्का सेन, 45 नैन्सी, रोल नंबर 46 कोमल सर, 46 कोमल, रोल नंबर 47 47 पी तुषार, 54 मुस्कान, 55 काजल सर, 55 काजल, 57 निशा सर, 57 नेक्स्ट 62 सीमा सर, 62 सीमा। नेक्स्ट 66 पीयूष, 66 पीयूष झावड़ा। नेक्स्ट हो गई सभी की अटेंडेंस? और तो कोई नहीं है ना बचा हुआ? ठीक है। बेटा आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम जब हमने अपना ये चैप्टर स्टार्ट किया था एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में, तो हमने ये पढ़ा था कि जो एनर्जी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ आपके प्लांट्स के अंदर चले, वो प्लांट्स के साथ साथ किसमें भी चल सकती है, आपकी एनिमल्स के अंदर। क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो हर प्रोसेस के लिए चलती ही है। जितने भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में चले, वेदर दे आर द प्लांट्स और द एनिमल्स, उन सभी प्रोसेसेस को चलने के लिए कोई ना कोई एनर्जी की जरूरत तो होगी ही। क्वेश्चन ये आता है अब कि वो जो एनर्जी आएगी वो आखिर कहां से आएगी, और वो एनर्जी फिर स्टोर कहां पे जाके हो जाती है, किस तरीके से जाके वो स्टोर हो जाती है। तो उसी चीज के बारे में हमें इन डिटेल देखना है। और फिर हमने ये भी बता दिया था कि जब ये प्रोसेसेस डिफरेंट चलती हैं एनर्जी प्रोडक्शन की, तो उसके दौरान आपकी जो डिफरेंट स्टेप्स होंगी वो क्या क्या आपकी स्टेप्स होंगी। आपकी स्टेप्स होती है कि स्टार्टिंग में जो आपका मटेरियल जो आप यूज करते हैं, जो आपका इनिशियल सबस्ट्रेट होता है, वो आपने देखा था, बोलो कौन है? वो आपका ग्लूकोज। जो सबसे फेवरेट सबस्ट्रेट है जिससे हमें एनर्जी मिलने वाली है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स, और वो भी ग्लूकोज। क्योंकि जितने भी और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पहले किस में कन्वर्ट हो जाने होते हैं? ग्लूकोज के अंदर।
फिर ग्लूकोज फर्दर पार्टिसिपेट करता है आगे एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर। अब क्वेश्चन ये आ गया कि जो ग्लूकोज है उससे हमें एनर्जी तो मिल जाएगी, लेकिन वो एनर्जी मिले कैसे? अब जो एनर्जी मिलेगी वो कोई ना कोई गैस हम बाहर से लेंगे ही या ना भी लें। हमारी इन्वायरमेंट के अंदर जो डिफरेंट गैसेस हैं उनमें से वो कौन सी गैस है जो हेल्पफुल है इस प्रोसेस को चलाने में? अगर वो जो गैस है वो अगर हम ऑक्सीजन ले लें तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करेगी, और वो हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन करने वाली तो और भी गैसेस हो सकती है। ग्रुप 18 की जो गैसेस हैं, 17 की सॉरी जो गैसेस हैं वो भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन वो हमारे लिए डेंजरस होती है। वैसे एक्सेस हर चीज की डेंजरस होती है, इवन ऑक्सीजन भी एक्सेस में हो जाए तो वो भी हमारे लिए क्या होती है? डेंजरस होती है। तो हमें क्या करना है कि हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। लेकिन ऑक्सीजन की ऐसा जरूरी नहीं कि हर स्टेप के अंदर भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। अब जैसे कि जो आज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, जो एनर्जी प्रोडक्शन है जिसके अंदर जो फेवरेट सबस्ट्रेट है, जो प्रोसेस जो हम देखेंगे जिसे रेस्पिरेशन हम कह रहे हैं, जिसमें पर्टिकुलर किसी गैस की इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है ना भी हो, लेकिन फूड का ब्रेकडाउन जरूर होगा। क्योंकि जब फूड का ब्रेकडाउन होगा तभी तो हमें उस ब्रेकडाउन के दौरान हमें एनर्जी मिलेगी। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि आप ये कहेंगे सर जब कोई प्रोसेस चल रही है, अभी तो आपने ये कह दिया था उस प्रोसेस को चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है नेट 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 का मतलब कभी किसी स्टेप के अंदर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और किसी में निकलेगी। नेट रिजल्ट ये निकलेगा कि ओवरऑल आपकी एनर्जी की प्रोडक्शन हो गई, तभी तो हम उसे एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस कह पाएंगे कि यूज हो कम और लगे ज्यादा। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने रिएक्शन में आप देखते हैं ना कि रिएक्शन आपकी डिफरेंट टाइप की होती है। द रिएक्शन में विद एक्सोथर्मिक रिएक्शन में विद एंडोथर्मिक रिएक्शन, आप कैसे कह पाते हैं? क्या वो रिएक्शन ऐसी होती है कि उसमें एक्सोथर्मिक में सिर्फ हीट ही वर्ड होती है, या एंडोथर्मिक ऐसी जिसमें हीट ही एब्जॉर्ब होती है? ऐसा तो नहीं होता, बिकॉज एवरी केमिकल रिएक्शन इन स्टार्ट रिक्वायर समथिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी टू टू क्रॉस ओवर दैट पर्टिकुलर एनर्जी बैरियर। उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस आउट करने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती ही है। आपने देखा था रिएक्टेंट के पास तो इतनी एनर्जी होती नहीं, तभी तो वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करते हैं? बाहर से एब्जॉर्ब। मीन्स इनिशियली हमेशा समथिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी, ओवरऑल कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसे आप कहते थे, बिकॉज समथिंग एनर्जी इज प्रेजेंट विद इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, दैट द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, and the extra amount of energy which is taken from the outside from the source, that source may be the light, may be the heat, आप कुछ भी कर रहे होते हैं तो वो पर्टिकुलर एनर्जी कहलाती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। और उस एक्टिवेशन एनर्जी के मिलने के बाद ओवरऑल जब थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाती है तभी तो आपकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग कोई इफेक्टिव कोलिजन उनके बीच हो पाते थे और तभी आपका प्रोडक्ट बन पाता था। फिर आपने ये भी देखा था कि जो ये स्टेट यहाँ पे जो बनी अभी जो आपने ऊपर देखी, अब इसमें उस पर्टिकुलर स्टेट को आप ट्रांजिशन स्टेट कहते थे। लेकिन कई बार कई जो रिएक्शंस हैं वो एक ही स्टेप में नहीं होती, बीच में कुछ इंटरमीडिएट भी बनते हैं। मतलब पहले जो रिएक्टेंट है पहले किसी इंटरमीडिएट में बनता है थ्रू दैट पर्टिकुलर ट्रांजिशन स्टेट, और उसके बाद फिर जो ट्रांजिशन स्टेट है वो खुद रिएक्टेंट का काम करती है, सॉरी इंटरमीडिएट खुद रिएक्टेंट का काम करती है, फिर दोबारा से नई ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फिर फाइनली जाके आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो ऐसी 2 स्टेप भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो इस लाइन के बेसिस के ऊपर हम डिफरेंशिएट कर पाए कि इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में आपकी डिफरेंस क्या होता है। जो बिल्कुल हायर एनर्जी लेवल वाली जो स्टेट थी जो मैंने बताया वो तो थी आपकी ट्रांजिशन स्टेट, फिर वो ट्रांजिशन स्टेट किसी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो सकती है जो नेक्स्ट स्टेप के लिए रिएक्टेंट का काम कर सकता है। तो कभी आपसे ऐसा पूछा जा सकता है क्या ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट एक ही होते हैं, तो आप कहेंगे वो एक नहीं होते। आप ट्रांजिशन स्टेट को सेपरेट नहीं कर सकते जबकि इंटरमीडिएट को आप सेपरेट कर भी सकते हैं, तो ये इनके बीच के डिफरेंस होते हैं। तो ओवरऑल जब भी हमारी ये प्रोसेस जो चली, जैसे शुरू में रिएक्टेंट लिया वो आगे फर्दर स्टेप चलेगा, तो आपने देखा ना अलग अलग स्टेप होती है। जरूरी नहीं कि हर स्टेप के अंदर ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, फूड का ब्रेकडाउन तो होगा। द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड में टेक्स प्लेस इधर इन प्रेजेंस और द अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन हो रहा हो तो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है, अगर इन अब्सेंस हो रही हो तो फिर आपकी एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये था आपके इसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में जो हम बता रहे थे। और जो आपकी डिफरेंट स्टेप्स देखो यहाँ पे चलेगी एनर्जी प्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए, तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं। फेवरेट सबस्ट्रेट जैसे मैंने बताया यहाँ पे ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। हम इसके बारे में फर्दर देखें तो उससे पहले जो साइड में देखो आपकी जो डिफरेंट स्टेप्स दिख रही है, नंबर 1 2 3 जो हमने लिख रखा है, आपने क्या दिखा? पहली स्टेप्स को बोलो क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है वो चलती कहाँ है? साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है। अब साइटोप्लाज्म क्या है? ये एक लिक्विड है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है।
जो सेल होती है हमारी, जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ जो लाइफ है, जिसे हम सेल कहते हैं, उसकी एक मेम्ब्रेन होती है, और मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड होता है उसे आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो उसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस चलनी होती है, जिसे पहला नाम दिया गया हमने एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान, जिसे कहते क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। और ये जो प्रोसेस जब चलती है तो ये एनारोबिक पाथवे में चलती है। बोलो कैसे चलती है, एनारोबिक पाथवे। देखो ऐसा क्यों, हम आपको ये बता दें कि रिएक्शन रिएक्शन चाहे आपकी एनर्जी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस चले, चाहे वो एरोबिक पाथवे में चले चाहे एनारोबिक पाथवे में चले, whatever may be the nature of the pathway, but the first step will always be anaerobic, वो हमेशा anaerobic होती है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस यहाँ पे चलेगी, जैसे मैंने अभी बताया, वो एनारोबिक है। उसके बाद अगली स्टेप्स ही तो आएंगी ना, जो एरोबिक होंगी। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रही है उसकी तो ये भी एनारोबिक, और अगली स्टेप चलेगी वो भी एनारोबिक। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसे आप फर्मेंटेशन कह देते हैं। और जब आपके ग्लाइकोलाइसिस चलने के बाद अगर हमारे पास दो रास्ते बन जाते हैं, दो रास्ते बन जाते हैं, उसी रास्ते को कहते हैं भाग्य। भाग्य का मतलब फेट। फेट का मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, जब आपकी ये ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस चलेगी, इस प्रोसेस के चलने के दौरान जो आपका बनेगा पायरुविक एसिड। देखो जैसे यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ दिख रहा होगा कि पहली जो स्टेप है हमारी ग्लाइकोलाइसिस, जिसके दौरान जो इनिशियल सबस्ट्रेट है, हमारा फेवरेट सबस्ट्रेट, वो ग्लूकोज है, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ये मेनी स्टेप्स के थ्रू, जो स्टेप्स अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये पायरुविक एसिड में बदलता है, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे पायरुवेट बन गया, अब आगे इसका भाग्य क्या है। भाग्य का मतलब इन विच डायरेक्शन दैट पर्टिकुलर पायरुविक एसिड विल गो, किधर ये करेगा प्रोसीड। ये प्रोसीड कर सकता है टुवर्ड्स द एरोबिक पाथवे भी, और कर सकता है टुवर्ड्स एनारोबिक पाथवे भी। अगर ये एरोबिक पाथवे की तरफ चलता है तो आगे वाली जो हमारी स्टेप्स होंगी, जैसे आपको आगे दिख रहा है, वो आपकी क्रैब्स साइकिल बन जाएगी, और उसके बाद आगे चलेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर ये चल जाएगी आपकी एनारोबिक पाथवे के अंदर, तो जो पायरुविक एसिड है, जब ये एनारोबिक पाथवे की तरफ चला गया, तो उस टाइम पे प्रोसेस चलेगी, वो होगी आपकी फर्मेंटेशन। वो आपकी क्या बन जाएगी, फर्मेंटेशन। क्लियर हो गई इतनी बातें। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ जो लाइफ है, जिसे सेल कहते हैं, उस सेल के अंदर, बाहर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड, वो साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर पहली स्टेप चलती है एनर्जी प्रोडक्शन की, और उस पहली स्टेप का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। और वो कॉमन होती है वेदर द प्रोसेस, वेदर द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस एरोबिक पाथवे और द एनारोबिक, द फर्स्ट स्टेप विल रिमेन द कॉमन। क्लियर हो गई इतनी बातें। उसके बाद डायरेक्शन अलग अलग, अगर मैंने बताया एरोबिक में जाएगी तो आगे प्रोसेस क्रेब्स साइकिल प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, केमियोस्मोसिस भी उसे हम आगे जाके कह देंगे। और उसके बाद आपकी दूसरी एनारोबिक में चले तो फर्मेंटेशन। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस चलेगी जो एनारोबिक पाथवे में, आपके काफी बार रिटर्न में, आपके एग्जाम में आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, एक्सप्लेन द फेट ऑफ द पायरुविक एसिड ड्यूरिंग द एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेसेस। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। उसका मतलब क्या है कि जो पायरुविक एसिड है, अब जितने नंबर का क्वेश्चन, मान लीजिए 2 नंबर का है, 1 नंबर का है, 5 नंबर का है, 7 नंबर का, अकॉर्डिंगली आप लिखेंगे। मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन आप बढ़ा देंगे बस। अब जैसे एक लाइन में लिखना हो तो क्या कहेंगे, द फेट ऑफ द पायरुविक एसिड इज दैट कि इट इधर में गो टुवर्ड्स द एरोबिक पाथवे और द एनारोबिक पाथवे। It goes towards the aerobic pathway that goes through the Krebs cycle or the electron transport chain in keviosmosis, or go towards the anaerobic pathway that is the fermentation। आप ऐसे करके बोल देंगे। लेकिन अगर आ जाए यही क्वेश्चन 3 नंबर का, 5 नंबर का, तो क्या करेंगे, आप थोड़ी फर्मेंटेशन को भी एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई ड्यूरिंग फर्मेंटेशन व्हाट विल हैपन, मींस द सब्सटेंस दैट द पायरुविक एसिड if undergo the fermentation that may be of two type, means on the base of the final product formed, if the final product formed is alcohol, then that called as the alcoholic fermentation। if the final product formed is lactic acid, then it is called as lactic acid fermentation। हम थोड़ा सा लिख देंगे। फर्दर क्या क्या एंजाइम यूज हुए वो हम नहीं लिखेंगे। सिमिलरली हम इधर लिख देंगे कि इट अंडरगो द एरोबिक पाथवे, द फर्दर स्टेप्स विल बी क्रेब्स साइकिल और द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन केमियोस्मोसिस। तो फिर हम ऐसा लिख के और फिर छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए 3 नंबर का है, फिर ज्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे, एंजाइम का हमने जिक्र नहीं किया। फिर आ गया 5 नंबर या 7 नंबर का। फिर जो अभी मैंने बताया कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और ये जो मैंने बताया लैक्टिक एसिड था, उनके स्टेप्स भी लिख देंगे, जो एक एक उनकी स्टेप होती है, उसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है उसका नाम लिख देंगे। ऐसे इधर क्रेब्स साइकिल की डिस्क्रिप्शन दे देंगे। होगी ना क्लियर बातें। तो कहने का मतलब क्या होता है कि उस वक्त जैसे आप पढ़ते हैं डेली रूटीन में, तो उस वक्त आपका दिमाग काम करना होता है वहां पे खुद। हर एक की अपनी सोच होती है। हर आप में से हर बच्चा अपने तरीके से सोचेगा, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग अलग होगा।
ठीक हो गया ना। तो उसी प्रेजेंटेशन के बेसिस के ऊपर जो टीचर आपको एनालाइज करता है और आपको आपके मार्क्स दे देता है। आप हर कोई अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन उस वक्त कौन क्या कर पाया वो उस वक्त की बात है। ठीक हो गया ना बेटा। तो अब मैंने क्या बताया कि जैसे कई बार नेक्स्ट क्या आ जाता है, जैसे मैंने बताया कि आप जो दो पाथवे बनेंगे, जो फेट चलेगा फाइनिक एसिड का, ये जब हम चल पड़े एनारोबिक पाथवे में, तो जो आपका लैक्टिक एसिड बना, तो कई बार क्या हो जाता है लैक्टिक एसिड वाली फर्मेंटेशन में भी टू टाइप, होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन होता है, हाइड्रोलैक्टिक फर्मेंटेशन। होमोलैक्टिक का मतलब अगर सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट, इफ द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड ओनली इज लैक्टिक एसिड, अगर फाइनल प्रोडक्ट जो बना है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड हो, तो होमोलैक्टिक। होमो का मतलब सेम, मतलब सेम है आपका फाइनल प्रोडक्ट और कुछ दूसरा नहीं बना आपका साइड प्रोडक्ट, और वो सिर्फ लैक्टिक एसिड है। अगर लैक्टिक एसिड के साथ साथ अगर तो आपके प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, साइड प्रोडक्ट आर फॉर्म, और वो जनरली आपके अल्कोहल होते हैं, तो फिर आपकी वो कहलाती है हीट्रोलैक्टिक फर्मेंटेशन। वो क्या कहलाती है, हीट्रोलैक्टिक। मैं आपको फिर बता दूं, जो मैं आपको बता रहा हूं इस टाइप से, जैसे स्टोरी सी फॉर्म में जो हम सुन रहे हैं, मेन चीज आपके लिए यही है, थोड़ा सा दिमाग में आइडिया सा आ जाए कि होना क्या होता है। उसके बाद आपके यहाँ पे जो इंजाइम्स के नाम आएंगे, किस स्टेप में कौन सा इंजाइम है, उसका तो कोई इलाज ही नहीं होता, वो तो नाम मैंने भी क्रैम किया, आप भी क्रैम ही करेंगे। अब जैसे जो मैं बोल रहा हूँ वो भी तो मैंने पढ़ा सुना देखा, फिर थोड़ा सा क्रैम किया, फिर आपको समझा पा रहे हैं ऐसे, तो वो आप लोगों को भी इसी टाइप से करना है। और वहां पे इंजाइमों के नाम तो जरूर आपको लिखने ही पड़ेंगे, वो आपको याद रखने। एक चीज और, जब भी आप इंजाइम का नाम लिखेंगे तो इंजाइम का नाम लिख के उसके आगे कैपिटल ई लिखेंगे और उसको सर्कल में कर देंगे बंद। वो ये शो करेगा कि जो भी नाम आपने लिखा है वो किसी इंजाइम का ही नाम है। क्लियर हो गई ना इतनी बातें। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि आपकी ये प्रोसेस चलेगी एनर्जी प्रोडक्शन की, इसके दौरान आपके पाथवे चाहे एरोबिक हो एनारोबिक हो, लेकिन फर्स्ट पाथवे कॉमन रहेगा, वो एनारोबिक ही होगा, वो ग्लाइकोलाइसिस होगी, और वो प्रोसेस चलेगी आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर, जो एक लिक्विड होता है सेल के अंदर। क्लियर हो गई यहां तक की बातें। मैंने कई कई बार बोल दी आपको, और बाद में आप आपस में बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि जो ये प्रोडक्ट था, जो रिएक्टेंट था हमारा, जिसे सबस्ट्रेट हम कह रहे हैं, जो ग्लूकोज है, क्या उसके अलावा कोई और भी सबस्ट्रेट हो सकता है? उसके अलावा और भी हो सकते हैं सबस्ट्रेट, और वो डिफरेंट सबस्ट्रेट बोलो कौन कौन है? अदर सबस्ट्रेट में विद फैट लिपिड्स हो सकते हैं, वो आपके प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपके लिपिड्स होंगे, फैट होंगे, वो क्या होंगे? दे फर्दर ब्रेक डाउन इनटू, बोलो, टू थिंग्स। देखो, वैसे आपके जो लिपिड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। लिपिड में विद सिंपल लिपिड, लिपिड में विद कंपाउंड लिपिड, लिपिड में विद डिराइव्ड लिपिड्स। लेकिन इन जनरलाइज्ड फॉर्म में जो हम यहाँ पे सिंपलाइज फॉर्म के अंदर बोल रहे हैं, हमने सिंपल किसको ले लिया यहाँ पे? फैट्स को, क्योंकि ये भी उसकी सब टाइप्स के अंदर आते हैं, उसके एग्जाम्पल के अंदर आते हैं, है ना। अगर हम पूरी क्लासिफिकेशन देखना शुरू कर देते तो वो डिफरेंट टाइप्स बन जाते हैं। तो हमने सिंपल फैट लिखा इसलिए यहाँ पे। लिपिड्स तो एक ब्रॉड टर्म है, लिपिड की क्लासिफिकेशन के अंदर फैट आता है उसके एग्जाम्पल के तौर पे जब हम पढ़ते हैं। ठीक हो गया ना। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लिपिड एंड फैट। मींस फैट्स आर लिपिड बट ऑल लिपिड्स आर नॉट फैट। क्लियर हो गई इतनी बात। तो फिर आपके जो फैट है उनका ब्रेकडाउन हुआ, वो किस में टूटे? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ये भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर पढ़ते हैं। जैसे फैटी एसिड क्या होता है? कार्बन की एक लंबी चेन, और उस लंबी चेन के एक एंड के ऊपर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग जाए तो आप उसे कहते हैं क्या है? फैटी एसिड। और दूसरा ग्लिसरॉल 3 कार्बन कंपाउंड है, तीनों कार्बन के ऊपर एक एक OH लगा दो, रिमेनिंग वैलेंसी H से पूरी कर दो, तो आपका ग्लिसरॉल बन जाता है। तो ये आपके बन गए आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है, ये फर्दर जब डिग्रेड होते हैं, फर्दर जब टूटते हैं एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान, तो ये बोलो किस में टूटता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और ग्लिसरॉल किस में टूट जाता है? फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर। तो ये जो आपके एसिटाइल कोएंजाइम है, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो आपको दिख रहा है, ये क्या होगा कि जब आपकी ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस चलती है, जो 10 स्टेप प्रोसेस है, और जब वो प्रोसेस चलेगी उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट बनेंगे। पहला इंटरमीडिएट बना, सेकंड बना, थर्ड बना। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे देखो, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, इस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर शुरू में देखो हमने ग्लूकोज लिख रखा है, अब बिल्कुल एंड पे देखो नीचे हमने बोलो क्या लिख रखा है? यहाँ पे पायरुवेट लिख रखा है, पायरुविक एसिड लिख रखा है। बीच में देखो डिफरेंट 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 आपको इंटरमीडिएट्स बनते हुए दिख रहे हैं। इन डिफरेंट इंटरमीडिएट्स में देखो आपको कहीं ना कहीं बीच में बोलो क्या दिखाई देगा? तो ये रहा ग्लिसरैल्डिहाइड फास्फेट, मतलब फास्ट, जो हमने बोला था, क्या बोला था? बोलो वहां पे नाम, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। बोलो क्या बोला था? बन गया ना यहाँ पे। तो इसको ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट भी हम यहाँ पे कह देते हैं। तो यहाँ पे एंटर करेगा इस स्टेप के ऊपर, मतलब ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हुआ? ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट,
फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फिर इसके दो हिस्से बन गए क्योंकि अब तक तो 6 कार्बन कंपाउंड था, फिर वो दो कार्बन कंपाउंड में बन गया, एक साइड में डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और एक साइड में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, तीन कार्बन कंपाउंड, और इनके बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के बीच में सेटअप हो जाता है क्या, इक्विलिब्रियम। तो ये है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, जहां पे जब ब्रेक डाउन बोलो किस चीज का होगा आपका, यहाँ पे क्या नाम बताया था बोलो मैंने, फैटी एसिड। तो फैटी एसिड का जब डिग्रेडेशन होता है, तो जब वो सीधा ग्लिसरॉल्डिहाइड का जब ग्लिसरॉल का जब डिग्रेडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो किसमें टूटता है, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, वो वहां पे एंटर करता है, वो उसकी एंट्रेंस है वहां पे, वो ये नहीं है कि कहीं और बीच में कर गया, वहां से एंड कंटिन्यूटी में फिर वो आगे चल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने लिख रखा है फैटी एसिड, फैटी एसिड जब टूटेंगे तो आपको क्या कहीं पे इस पूरी स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम में कहीं पे लिखा दिख रहा है, नो, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर नहीं करता, मतलब ये जो दूसरा इसका पार्ट है फैटी एसिड, वो एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर क्या ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर कर गया, नो, ग्लाइकोलाइसिस से भी अगले स्टेप में जाके एंटर करेगा, और वो कौन होगा बोलो, वहां पे एसिटाइल कोएंजाइम ए के थ्रू ही एंटर करता है जाके। उसके बाद नेक्स्ट देखो इधर एमिनो एसिड, एमिनो एसिड जो आपने देखे ये जब टूटते हैं, क्योंकि एमिनो एसिड 20 टाइप्स के होते हैं, तो जब एमिनो एसिड जब ब्रेक डाउन होता है, कोई एमिनो एसिड पायरिक एसिड में ब्रेक डाउन हो सकता है, कोई एसिटाइल कोएंजाइम में ब्रेक डाउन हो सकता है, कोई किसी और इंटरमीडिएट में भी ब्रेक डाउन हो सकता है, तो फिर उसके बेसिस के ऊपर ये आपकी जो एनर्जी प्रोडक्शन की जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट जो इंटरमीडिएट बनेंगे, अलग अलग जगह के ऊपर जाके अपनी एंट्रेंस को शो करते हैं। पहली चीज तो ये, एक चीज और आपने ध्यान दिया होगा जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी, कि जो एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस है, आप यहाँ पे देखो बॉटम पे देखें, यहाँ पे जो हमने लिख रखा है, इट इज एम्फीबोलिक पाथवे, ये एक एम्फीबोलिक पाथवे है, मतलब इसके दौरान दोनों चीजें चलती हैं, मतलब आपकी कैटाबोलिज्म भी और एनाबोलिज्म भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा कि जो ग्लूकोज है ये टूट गया, किसमें टूट गया, आपकी डिफरेंट जो आपकी देखो ये डिफरेंट स्टेप्स देखो हमने जो दिखाई थी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ऐसा भी तो हो सकता है जब ये ब्रेक डाउन जिस चीज में हो रहा वापस ग्लूकोज में वो कन्वर्ट हो जाए इंटरमीडिएट, मतलब डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कैटाबोलिज्म जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, और जिन इंटरमीडिएट्स में उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, अगर उन्हीं इंटरमीडिएट से वो दोबारा भी तो बन सकता है, बैक डायरेक्शन में रिएक्शन चल जाए तो आपका एनाबोलिज्म हो जाएगा। सिमिलरली जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, जैसे आपका ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का ब्रेकडाउन हुआ तो बोलो किसमें टूटा, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर, और जो फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में जब टूटा तो देखो ये रहा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट इसमें, तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट अगर रिवर्स डायरेक्शन में चले तो बोलो दोबारा किसमें कन्वर्ट हो सकता है, ग्लिसरॉल में। तो मींस द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बोथ वे, दोनों तरीके से चलती है, यही हमने बताया कि जो रेस्पिरेटरी जो पाथवे होता है इट इन्वॉल्व्स बोथ कैटाबोलिज्म एंड द बोलो क्या, एनाबोलिज्म, मतलब जो रेस्पिरेटरी पाथवे है ये एक एम्फीबोलिक पाथवे है, रेदर देन सिंपली यू से इट एज द कैटाबोलिक पाथवे। हम सिर्फ ये कह दें कि इसमें कैटाबोलिज्म प्रोसेस चल रही है, सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ ये प्रोसीड कर रहा है, ऐसा नहीं कि दोबारा भी वही आपका जो सबस्ट्रेट है इस प्रोसेस के दौरान वो भी बनता रहता है, अकेला नहीं कि प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही होती है, वो एक अलग बात, कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा चले और बैकवर्ड डायरेक्शन में कम, वो एक अलग बात होती है। आपने देखा है ना कि जो प्रोसेस रिवर्सिबल होती है वो जरूरी नहीं कि स्टार्ट में एकदम सेटअप हो जाए इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में भी सेटअप एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन, वो कभी भी सेटअप हो सकता है, और ये तो एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है, क्योंकि जो हम फूड लेते हैं एज ए डाइट की फॉर्म के अंदर वो तो हम कंटिन्यूअस फॉर्म में लेते ही रहेंगे, तो बस मतलब सबस्ट्रेट तो लगातार मिलता रहेगा। आपने पढ़ा था ना लीच एटलियर प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर, जिसमें आपने क्या देखा था, आपने यही तो देखा था कि आपके पास कुछ रिएक्टेंट है, कुछ प्रोडक्ट है, बीच में सेटअप हो गया इक्विलिब्रियम। हम ये चाहते हैं, हमसे ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन के दौरान कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कोई रिएक्शन लिख के कि बताएं, कुछ डाटा दे देंगे और कहेंगे बताएं कि द इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फिर फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिएक्टेंट हम बाहर से डाल दें तो क्या होगा, लीच एटली प्रिंसिपल क्या कहता है, लीच एटली प्रिंसिपल ने यही तो कहा था कुछ ऐसा काम कर दो जिससे कि जो रिएक्टेंट है ना वो कंज्यूम हो जाए, जो भी चीज आप बाहर से डाल रहे हैं उसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाए, रिएक्टेंट बाहर से डाला उसका इफेक्ट कैंसिल आउट कैसे होगा, जब रिएक्टेंट यूज अप हो जाए, और रिएक्टेंट होगा यूज अप तो रिएक्शन किधर चलेगी, प्रोडक्ट साइड में, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इफ देयर अकर्स एनी चेंज, लीच एटलियर ने कहा था ऐसा, इफ देयर अकर्स एनी चेंज इन द कंसंट्रेशन, in the pressure, in the temperature, or you add something inert gas from the outside, then the equilibrium will shift in that direction which cancels out the effect of the change.
जो जो भी हमने चेंज किया है उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे, उसी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाके क्या हो जाता है बोलो, सेटअप हो जाता है। ऐसा ली चेटलियर ने कहा था। सिमिलरली जब हम खाना डेली खाते रहते हैं और उसके दौरान कंटिन्यूअसली हमें सबस्ट्रेट मिलता चला जाता है, आगे तो प्रोडक्टिव बना है ना, तो जब सबस्ट्रेट की अमाउंट आप लगातार बढ़ाएंगे तो ली चेटलियर के अनुसार हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो शिफ्ट होना है ना, तभी तो हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी मिलती रहेगी। अभी बात समझ में। तो इस तरीके से देखो, ये जो चीज है ना, मैं ना भी बोलता आपके आगे लीचियर क्लियर और ये बातें जरूरी नहीं थी ना, रिएक्शन बता के कहानी खत्म, 2 मिनट में ग्लाइकोलाइसिस फिनिश। लेकिन जो चीज हम आपको साथ के साथ बता रहे हैं ना, उसका पर्पज एक ही है कि कुछ दिनों के बाद आपको अपना कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम भी इधर उधर कहीं ना कहीं देना होगा। और जब हम किसी एग्जाम में, या अपना देखो फाइनल एग्जाम तो आप दोगे ही, जब फाइनल एग्जाम दोगे तो उसके दौरान जब कोई क्वेश्चन आता है तो सीधा तो उठ के आ भी जाए ना भी आए, तो जब कोई घुमा फिरा के किसी बात को पूछे तो उस टाइम पे हमें सोचना पड़ता है। तो जो सोचा कैसे जाता है, कैसे चीजों को इंटरकनेक्ट किया जाता है, कैसे आपकी डिस्क्रिप्शन बनती है, कैसे आपकी प्रेजेंटेशन बनती है आंसर के अंदर, तो जो जैसे मैं बोल रहा हूं वो बातें हमें फ्लो चार्ट या इधर उधर कुछ ना कुछ करके और इस तरह बढ़िया तरीके से उसमें पेपर के ऊपर आंसर शीट के ऊपर दर्शा देनी होती है। फिर तभी एक बच्चे के 10 में से 10 भी आ जाते हैं, एक बच्चे के 4 भी आ जाते, लिखा पूरा दोनों ने। ऐसा क्यों होता है फिर? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, दोनों को 10 आउट ऑफ 10 ही मिलनी चाहिए। तो रीजन यही होता है आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर। प्रेजेंटेशन आपकी बेटर कब बनेगी? जब मेरी क्लास छूटने के बाद जैसे आप अपने घर पे जाएं, बाहर बैठे, कहीं पे भी बैठे, आप एकदम से एक दूसरे को कुछ ना कुछ सुनाना शुरू कर दें। और बल्कि जब आप अपनी छोटी मोटी तैयारी इस टाइप की कर दें तो आते ही आप मेरे को कहें कि सर हमने है ना हमसे सुन लो, मेरे को प्रेजेंटेशन देनी, सर आप मेरे से सुनो। तो कोई नहीं, आज एक बच्चा तैयार होगा, कल ज्यादा होंगे, वो खैर आपको सोचना है। हम प्रेशराइज करके कोई काम नहीं करवा सकते। प्रेशराइज वाला इफेक्ट तो हम देखते ही हैं, करवाते भी हैं, है ना? उसमें उतना मजा नहीं आता। मजा कब आता है? जब आप खुद उठ के आएंगे। खैर, उसके बाद हम आपको बता रहे थे एमिनो एसिड के बारे में। एमिनो एसिड भी आपके डिफरेंट लेवल के ऊपर क्या कर जाएंगे, एंटर, और ये एक एम्फीबोलिक पाथवे जो आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे एनर्जी प्रोडक्शन की पहली स्टेप, जिसका नाम क्या है बोलो यहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस। तो ये ग्लाइकोलाइसिस है। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपने क्या देखा, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो सबसे पहली स्टेप है जहां पे आपको दिख रहा है, जहां पे हमने क्या लिख रखा है कि इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। पहली बात तो ये कहां पे चलेगी प्रोसेस, या तो हमने याद कर लिया। दूसरा, कई बार क्या होता है, इसको ईएमपी पाथवे भी कह देते हैं, एमडन मेयरहुफ, एमडन मेयरहुफ पार्नस पाथवे, ईएमपी पाथवे। कई बार एग्जाम में ईएमपी पाथवे को एक्सप्लेन करें, ऐसा भी आ जाता है। ऐसा भी आ जाए एनर्जी प्रोडक्शन टू स्टेप को एक्सप्लेन करे, जो कि एनारोबिक पाथवे में चलती है, जो कि फर्स्ट स्टेप है एनर्जी प्रोडक्शन की। बिना नाम लिखे ऐसे भी कह सकते हैं, फिर ताकि बच्चे को सोचना पड़ जाए कि हाँ मुझे ग्लाइकोलाइसिस को ही एक्सप्लेन करना है। क्लियर होगी ना बातें? तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो सबसे पहली स्टेप है, उसके अंदर आपने क्या देखा, जो ग्लूकोज जो एक 6 कार्बन कंपाउंड है, बोलो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर। और जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो उसके दौरान बोलो एनर्जी यूज हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है? एनर्जी यहाँ पे यूज हो रही है, मीन्स 1 मोल ऑफ एटीपी इज यूज्ड हियर। 1 मोल ऑफ एटीपी की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद आपका एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट का मतलब एनर्जी प्रोडक्शन, यहाँ पे एनर्जी यूज हो गई, एनर्जी निकली और इस स्टेप को चलाने में वो यूज हो गई। मीन्स एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेप। इसके दौरान एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है वो भी हमें याद रखना है, एटीपी की फॉर्म में वो एनर्जी यहाँ पे यूज होती है। फिर ब्रेकडाउन उसका किस में हो जाता है, वो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। देखो, फास्फेट की स्ट्रक्चर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं। फास्फेट के नाम से जैसे पता चलता है कि PO4 3- होगा। जब वो फास्फेट ग्रुप कहीं पे लगा हुआ है, पी के थ्रू कहीं पे अटैच है, तो उसके ऊपर जो ऑक्सीजन अटैच है, जब हमने बोल दिया PO4 3- मतलब उन ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज भी है। जब नेगेटिव चार्ज है उन ऑक्सीजन के ऊपर, तो एक फास्फेट आ गया, दूसरा फास्फेट आ गया, तीसरा फास्फेट आ गया, तभी तो उसको बोलते हैं एडिनोसिन के ऊपर लगे हुए 3 फास्फेट, तभी तो हम बोल रहे हैं एडिनोसिन और ट्राइफॉस्फेट। तो एक फास्फेट और दूसरे फास्फेट और 3 फास्फेट होने की वजह से उनके बीच इतनी ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड का क्लीवेज इजीली हो जाता है, और बॉन्ड टूटा और एनर्जी मिल गई और बन गया एडीपी। एडीपी भी फर्दर जब टूटेगा, क्योंकि अभी भी दो फास्फेट है, फर्दर जब ये टूटेगा तो एएमपी बन जाएगा, एडिनोसिन मोनोफास्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, फर्दर उसमें टूट जाएगा। आगे ना कुछ बातें समझ में? तो ऐसे धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी को कितनी है उसकी रिक्वायरमेंट, और किसी प्रोसेस को कितनी है उसकी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो एटीपी है, जो बताया गया है कि वो एडीपी में ही कन्वर्ट होता है,
मैंने अगली बात आपको इसलिए बोली कि आप अपनी तरफ से नहीं लिख देंगे कि वो एटीपी है एएमपी में कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। तो आपको सिर्फ उतना ही लिखना है जितना बताया गया, क्योंकि ये सारी बातें एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड ही हैं कि भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हम थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, ये तो पहले से हो चुका काम है, ये पहले से हो चुकी रिसर्च है जिसमें ये सारी बातें बताई गई हैं कि ये प्रोसेस ऐसे ऐसे चलनी है, इन स्टेप्स के थ्रू चलनी है। यहाँ पे ये एंजाइम यूज हुआ, यहाँ पे ये कोफैक्टर यूज हुआ। जैसे साइड में आपने देखा यहाँ पे बोलो क्या लिख रखा है, Mg2 पॉजिटिव। Mg2 पॉजिटिव क्या है, आपको पिछली बार बताया गया था, किसी प्रोसेस को चलाने के लिए हमेशा हमें इंजाइम की भी जरूरत पड़ेगी, तभी तो प्रोसेस चलेगी फास्ट। और लेकिन कई बार जो कुछ इंजाइम ऐसे होते हैं जिसको एक्टिव बनाया जाता है, वो थोड़े इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव को एक्टिव कैसे बनाया जाए, कुछ ना कुछ आपका नॉन प्रोटीन पार्ट आएगा जो आपके इनएक्टिव आपका जो इंजाइम पार्ट है उसके साथ जुड़ जाए। देखो जो इंजाइम होते हैं दे आर प्रोटीन, मैंने बताया था आपको, इंजाइम आर प्रोटीन। और जो प्रोटीन पार्ट है जो इंजाइम है वो एक्टिव भी हो सकती है इनएक्टिव भी हो सकती है। एक्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, इनएक्टिव है तो उसके साथ कोई ना कोई दूसरा पार्ट आके जुड़ेगा, दूसरा पार्ट आके जुड़ेगा, वो आपका कोई कोफैक्टर भी हो सकता है, मतलब मेटल आयन जैसे आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा है Mg2 पॉजिटिव है, और वो उसको एक्टिव बना देता है। फिर वो एक्टिव होने के बाद अपना रोल प्ले करता है और उसकी वजह के बाद ये प्रोसेस आपकी चल जाती है। क्लियर हो गया। एंजाइम कौन है आखिर यहाँ पे, वो है आपका ग्लूकोकाइनेज या उसको हेक्सोकाइनेज एंजाइम भी बोल देते हैं। एक ही बात है, ये नाम लिख दो वो लिख दो, दोनों लिखने की जरूरत होती नहीं एग्जाम में। फिर उसके बाद आपने देखो इस साइड में मैंने आपको बताया था ना, देखो यहाँ पे जो हमने लिख रखा है कि ये पहली स्टेप हमेशा क्या होती है बोलो, एनारोबिक। उसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट आगे फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर। वो एंजाइम है बोलो कौन होगा, फास्फोग्लूकोज आइसोमरेज। बोला ऐसा क्यों, देखो कुछ चीजें हमें हिंट की फॉर्म में ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला तो एक जैसा है, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, बिकॉज मोलिकुलर फार्मूला से स्ट्रक्चरल डिफरेंस जब आ जाए तो उन्हें आप आइसोमर कहते हैं आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के अनुसार। तो इसलिए एंजाइम का नाम भी कुछ ऐसा रखने की सोची गई होगी, और ये नाम क्या लिखा गया बोलो, फास्फोग्लूकोज आइसोमरेज। देखो और ई लिखना मत भूलना, देखो मैंने जो ई लिख रखा है ना, मैंने तो खैर ब्रैकेट में लिखा है, तो यहाँ पे छोटी सी गलती क्या है, वो मेरे से सर्कल लगा नहीं था यहाँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्कल लगाना है, सर्कल। आपको ब्रैकेट नहीं लगानी, आपको क्या लगाना है, सर्कल है, कंप्लीट सर्कल आप लगाएंगे यहाँ पे, ई को कंप्लीट सर्कल में क्लोज करेंगे। उसके बाद जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है फर्दर किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, और फिर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एटीपी की फॉर्म के अंदर, फिर से एंजाइम की जरूरत होगी। बोलो एंजाइम का नाम क्या है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, और फिर से कोफैक्टर की जरूरत मैग्नीशियम आयन। वो चीजें मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं कि वो कोफैक्टर क्यों डाला गया, क्या उसका पर्पस था, पहले मैंने आपको एक बार बता ही दिया। फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट यहां तक जो हमारे पास आपके इंटरमीडिएट बना है कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, बोलो कैसा है। अब इसका होगा ब्रेकडाउन, अब इसकी होगी यहाँ पे स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग होने के बाद अब ये दो हिस्सों में टूटेगा, 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन कंपाउंड। पहला 3 कार्बन कंपाउंड बोलो कौन है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, जो बोलो क्या नाम है यहाँ पे, एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा जो एंजाइम यहाँ पे यूज होता है जो आगे फर्दर इसको कन्वर्ट करेगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को, बोलो कौन है, ट्राई फास्फेट आइसोमरेज। ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। और ये मोल तो पहले बनता भी है, मतलब ओवरऑल 2 मोल्स बने फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, और ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। और ओवरऑल जब ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में, जो आपने पीछे देखा भी था, ग्लिसरॉल की भी एंट्री वहीं से आने वाली है। तो ये फर्दर अब इन्वॉल्व होगा आगे आने वाली स्टेप्स के अंदर। तो देखो दोनों के अब यहाँ पे बोलो कितने मोल्स बन गए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के, 2 मोल्स। एक मोल तो डायरेक्ट बना और दूसरा वाया डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के थ्रू बन गया। तो आपकी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान हमें 2 मोल्स मिल गए यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के, 2 मोल्स, बिकॉज इट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड। अब फर्दर जो 1 मोल के साथ होगा वही दोनों मोल के साथ होगा, इसलिए उसकी डबलिंग लास्ट में हम कर देते हैं। तो हमने क्या देखा, ग्लिसरॉल्डिहाइड जो 3 फास्फेट है ये अब कन्वर्ट हो जाएगा आगे बोलो किस चीज के अंदर, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर ये कन्वर्ट होगा। और क्या यूज होगी बोलो यहाँ पे, NAD, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन होगी। यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होनी स्टार्ट हो गई है। मैं आपको बता दूं कि जो एक NADH होता है इट इज इक्वलेंट टू द 3 ATP, ये 3 ATP के बराबर होता है। इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है दैट्स इक्वलेंट टू बोलो क्या,
3 एटीपी, ये 3 एटीपी के बराबर होता है। ये आगे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। उसके बाद इंजाइम भी इसमें कौन यूज हुआ बोलो, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये इंजाइम यूज होगा और एनर्जी की प्रोडक्शन होगी यहाँ पे। और कन्वर्ट किस में हो गया, ये 1,3 डाइफास्फोग्लिसरेट के अंदर ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 2 मोल थे तो आगे भी इसके 2 मोल भी बनेंगे। फिर ये 1,3 डाइफास्फोग्लिसरेट अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 फास्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इंजाइम फिर से कौन, फास्फोग्लिसरेट काइनेज इंजाइम यूज होगा और साथ के साथ कोफैक्टर भी यहाँ पे यूज होगा। कोफैक्टर बोलो कौन है यहाँ पे, मैग्नीशियम आयन। फिर उसके बाद 3 फास्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होगा, 2 फास्फोग्लिसरेट के अंदर इंजाइम होगा फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज इंजाइम। फिर से 2 मोल तो बनने ही है। उसके बाद एक स्टेप देखो ऐसी है जहां पे वाटर की प्रोडक्शन भी होती है, इनोलेज यहाँ पे इंजाइम होगा तब जब आपका फास्फोग्लिसरेट बोलो किस में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ पे फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। तो उसके बाद 2 मोल बन गए, लेकिन वाटर की प्रोडक्शन भी होती है। एक एक नंबर के देखो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, आप बड़े ध्यान से देखना। वो कौन कौन सी स्टेप जिसके दौरान एटीपी यूज हुई, वो कौन कौन सी स्टेप जिसके दौरान एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो कौन सी स्टेप जिसके दौरान एनर्जी प्रोड्यूस हुई NADPH2 के द्वारा, वो कौन सी स्टेप जिसके दौरान आपका वाटर की प्रोडक्शन हुई। यानी ये हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके शुरू में जो आते हैं एग्जाम में, आपसे पूछे जा सकते हैं। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो फास्फोइनोल जो पायरुवेट है, अब लास्ट में किस में कन्वर्ट हो गया बोलो, पायरुवेट के अंदर। और यहाँ पे एनर्जी डायरेक्ट प्रोड्यूस हुई बोलो किसकी फॉर्म में, एटीपी। जैसे ऊपर भी आपने देखा था 1,3 डाइफास्फोग्लिसरेट जब कन्वर्ट हुआ था 3 फास्फोग्लिसरेट में, वहां पे भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी बोलो किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। उससे ऊपर वाली स्टेप में आपने देखा था एनर्जी प्रोड्यूस किसकी फॉर्म में हुई थी, NADH की फॉर्म के अंदर। फिर ओवरऑल जो हमें नेट रिजल्ट देखना होता है वो हमें देखना होता है कि जो NADH है उसको भी हम कन्वर्ट करते हैं एटीपी के अंदर, और जहां पे एटीपी है वो तो है ही। फिर टोटल एटीपी गिनते हैं कि कितने प्रोड्यूस हुए, फिर हम टोटल एटीपी देखते हैं कितने यूज हुए थे, फिर हम नेट रिजल्ट निकाल देते हैं, फिर हम साइड में लिख देते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं टोटल नेट एटीपी कितने यूज हुए। तो आप ये नहीं कहेंगे सर एटीपी थोड़ी ना थे, वो तो NADH थे। हमें उनको कन्वर्ट करना है एटीपी के अंदर, और फिर हमें नेट रिजल्ट बताना है कि टोटल नेट एटीपी कितने यूज, कितने प्रोड्यूस आपके हो गए। तो ये था आपके ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। यहां तक देखो आपने देखा कि डिफरेंट जो स्टेप्स हैं, थोड़ा सा माइंड में रखने के बाद ये जितने भी इंटरमीडिएट जो बने हैं ये हमें क्रैम ही करने हैं। थोड़ा बहुत जहां पे आपसे कोई आइडिया लगता है कि कैसे इंजाइम का नाम याद रख सकते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी हिंट बीच बीच में मिलती रहती है कि अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो गया था, ऐसा सा एंजाइम था जिसका नाम क्या आ गया, आइसोमरेज लिख दिया, है ना, इस टाइप से कुछ चीजें। तो यानी थोड़ी थोड़ी हिंट अपने आप ही लेनी है कुछ इस बेसिस के ऊपर। जब हमें पता चल गया कि ऐसा क्वेश्चन तो 1 नंबर में भी आ सकता है जैसे मैंने आपको बताया, तो उन स्टेप्स को तो और अच्छे से बार बार पढ़ेंगे तो वो वैसे याद हो जाएंगे एक दूसरे से। जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं हम सुनेंगे। तो ये थी आपकी पहली स्टेप जिसका नाम क्या था बोलो यहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस। ये आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, आपको ये याद करनी ही है। क्लियर हो गया। अब देखो इसको मैं आपको जो भी मैंने अभी आपको बताया इसको आप स्टेप बाय स्टेप भी देख सकते हैं, जो भी आपको बताया गया, क्योंकि वो तो इकट्ठा था। अब आप अलग अलग स्टेप्स में भी देख सकते हैं। पहले बोलो कौन था, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बोलो ग्लाइकोलाइसिस में इनिशियल सबस्ट्रेट कौन, ग्लूकोज। बिल्कुल ठीक है। अब ग्लूकोज के बाद अब हम पूछना स्टार्ट करेंगे आपसे, है ना। और पूछने के लिए हमें किसी और यंत्र की जरूरत पड़ेगी। हेलो, अपने पास रखना है, देखो ऐसे फिर बोलना है आपको, ठीक है। बोलो फेवरेट जो सबस्ट्रेट है जो मैंने अभी आपको बताया था, वो बोलो कौन है। अब तो आपको नहीं दिख रहा ना कुछ भी, अब आपको बताना है। बोलो फेवरेट सबस्ट्रेट कौन ग्लाइकोलाइसिस का, वो तो खैर लिख रखा है यहाँ पे। एक चीज और मैं यहाँ पे छुपा लेता हूँ थोड़ा सा इसको। हाँ, जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है, अब आप बताएं कि वो कहाँ पे खड़े होके बताते रहना शाबाश। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कहाँ पे होता है, सेल के अंदर। सेल के अंदर होता है। वो सॉलिड होता है, लिक्विड या गैस, लिक्विड होता है। वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के बाहर।
या न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है? अच्छा, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ही बता दो पहले तो। ये तो आपने ठीक बता दिया कि जो साइंटिस्ट जो थे उनके बेसिस के ऊपर एक शॉर्ट फॉर्म नाम था इसका ग्लाइकोलाइसिस का, वो क्या था? ईएमटी पाथवे। नाम याद है साइंटिस्ट के? चलो नाम हम दिखा देते हैं, एमडन मेयर हो पार्नस पाथवे, 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद साइटोप्लाज्म में भी आपने बता दिया, इनिशियल सबस्ट्रेट कौन? ग्लूकोज, ठीक है। अब अगले बच्चे को देना। हाँ बेटा, अब ये बताओ, मैंने एक चीज थी कि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है ना, एनाएरोबिक पाथवे हो या एरोबिक पाथवे हो, आप मेरे को ये बताओ कि ये हमेशा ग्लाइकोलाइसिस जो है, ऑक्सीजन मान लो हमने दे दी, ऑक्सीजन तो मिल गई सेल को, पहुंच गई ऑक्सीजन, फिर क्या ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगी या फिर भी एनाएरोबिक पाथवे में चलेगी? बताओ। सर फर्स्ट स्टेप हमेशा एनारोबिक होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक ही रहेगी, मतलब ऑक्सीजन का कंजम्पशन नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये आपका इसका जवाब आ गया, ऑलवेज एनारोबिक। चलो नेक्स्ट बताओ, इनिशियल सबस्ट्रेट कौन? ग्लूकोज। ठीक है, फेवरेट सबस्ट्रेट? और भी कोई सबस्ट्रेट हो सकता है? फैट्स और प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। अच्छा, फैट्स प्रोटीन भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चे को अब बताना पसंद करेंगे बेटा? और कोई बच्चा इस लाइन में है? को दो आगे, क्या नाम है आपको बताना? तो पहले आप भी बता सकते हो बेटा, बताना आप दोनों में से किसी को। ठीक है बेटा, आप बताओ, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। हाँ बेटा बताओ। ग्लूकोज जो है फेवरेट सबस्ट्रेट हो गया। तो अब देखो, इसी बात को मैं घुमा फिरा के आपसे पूछ लेता हूं, एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को जो मिलेगी या स्टोर होगी, वो ग्लूकोज से मिलेगी इस पूरी प्रोसेस के दौरान, या क्या नाम है, फैट से मिलेगी या प्रोटीन से मिलेगी? बताओ बेटा। ग्लूकोज से मिलेगी, क्यों? सबसे ज्यादा फेवरेट जो सबस्ट्रेट है ग्लूकोज ही है। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है, फेवरेट है, लेकिन ओवरऑल जो आपने डिफरेंट स्टेप्स देखी, उसके बेसिस पर आप कैसे बता सकते हैं? बीच में कहीं एंटर करते हैं, हाँ, वो बीच में कहीं पे एंटर करते हैं, और आपने ग्लाइकोलाइसिस के दौरान देखा कि बीच में भी, स्टार्ट में भी कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस तो नहीं हो पाएगी अगर आप अदर सबस्ट्रेट लेंगे, लाइक आपका कौन, फैट या प्रोटीन्स। बिल्कुल ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले तो आपको जवाब देना आना चाहिए, ठीक है बेटा। शाबाश, बैठ जाओ। नेक्स्ट, क्या नाम बेटा आपका? लकीता। अब लकीता बताइए। अब आप ये बताओ बेटा कि जो ग्लूकोज है, अब ये किस में कन्वर्ट होने वाला है फर्स्ट स्टेप के अंदर? सर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पक्की बात है? हाँ, श्योर। श्योर नहीं हो तो चलो ये बता दो कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना, आपकी फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा आपके इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा जो ग्लाइकोलाइसिस की एंड स्टेप है? बताओ चलो। पायरुवेट में सर। पक्की बात है? श्योर? कितने बॉल्स बनेंगे? 2 बॉल बनेंगे पायरुवेट के। अच्छा चलो ये बता दो कि पायरुविक एसिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है दिखने में? मैंने लास्ट टाइम बताया था जब पढ़ाया था, आज तो मैंने बताया नहीं। चलो एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर बताओ कैसी होती है? एसिटिक एसिड का फार्मूला अगर आप लिखे एसिटिक एसिड का, तो आप कैसे लिखेंगे? होता है ना, जैसे कोई आपसे पूछे वाटर का फार्मूला क्या, H2O, ऐसे एसिटिक एसिड का फार्मूला आप कैसे लिखेंगे? उसका आईयूपीएसी नेम क्या है एसिटिक एसिड का? एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या है? बताओ बेटा, हाँ बताओ, किधर दो। सर हाँ, उसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, CH3COOH हो गया ना, उसे इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। अगर इथेनोइक एसिड में जो हमने CH3 बोला और एक कार्बोनिल ग्रुप भी बोला CO, अगर आप इथेनोइक एसिड वाले CH3 और कार्बोनिल के बीच में एक और कार्बोनिल ग्रुप डाल दें, एक और, तो वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड कहलाएगा, कीटोन वाला कार्बोनिल ग्रुप कहलाएगा? कीटोन वाला, क्योंकि उस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में कौन अटैच है? कार्बन अटैच है, इसलिए उसको कीटो कह देंगे। तो पहले वाला जो था आपका कंपाउंड, जब हमने कार्बोनिल इंट्रोड्यूस नहीं किया एक्स्ट्रा, तो उसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहे थे, मतलब एसिड्स कह रहे थे। अब कीटोन डाल दिए उसमें, आपने कीटो ग्रुप डाल दिया,
तो कीटो और एसिड मिल गए, तो बोलो ना आप क्या कैसा एसिड कहेंगे? कीटो एसिड। क्या कहेंगे? तो वो कीटो एसिड कोई और नहीं, वो यही है यहाँ पे जो बनता है, और जिसका नाम बोलो क्या है? पायरुविक एसिड। बोलो क्या होता है? पायरुविक एसिड। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट को देना। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? नेहा गोयल नाम है आपका। बताओ बेटा, शाबाश, आप ही बताओ, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? हाँ, ये तो, हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट है, बताओ बेटा नेक्स्ट। ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, ओके बात है? हाँ? हाँ बेटा बताओ। मैग्नीशियम आयन बोले आप? मैग्नीशियम आयन काम करेगा सर यहाँ पर, और जो हेक्सोकाइन है को फैक्टर क्या होता है जो क्या करेगा एंजाइम को? उसको इनएक्टिव बना देगा या इनएक्टिव को एक्टिव बनाएगा? एक्टिव बना देगा। अच्छा ये बताओ कि ये जो पूरी स्टेप है जो आज आपने सीखी ग्लाइकोलाइसिस की, अब ये बताओ कि मान लो इसमें जो एंड प्रोडक्ट है, जैसे अभी दूसरे बच्चे ने बताया था, आप उसका नाम बताना क्या था वो? हाँ, पायरुवेट जो बन गया, पायरिक एसिड जो बन गया, उसके 1 मोल बनते हैं, 2 बनते हैं, 3 भी बन सकते हैं। ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं, और जो एंड प्रोडक्ट होता है इसमें 3 कार्बन होते हैं, तो 2 ही हाँ ठीक है, 2 मोल बन गए। अच्छा ये बताओ कि जो ये पायरिक एसिड बना, आप पीछे पास करो दो, नहीं पहले इनमें से पूछते बता रहे बेटा, आप में से किसी को? हाँ इसको दो, इधर क्या नाम है ना, इधर दो, इस लड़की को क्या नाम? कोमल। हाँ बेटा खड़े हो जाओ। हाँ बेटा ये बताओ, जो पायरिक एसिड बना, मैंने एक वर्ड यूज किया था आज आपको पढ़ाते हुए, जिसे कह रहे थे हम फेट, फेट ऑफ पायरिक एसिड। आप सिर्फ उसका मतलब बता देंगे, फेट का मतलब क्या है यहाँ पे? थोड़ा ऊपर करके बोलो। हाँ बोलो बेटा। नहीं, फेट ऑफ पायरिक एसिड मान लीजिए आपसे हम पूछ ले, व्हाट इज द फेट ऑफ पायरिक एसिड ड्यूरिंग द एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस? मतलब पायरिक एसिड तो बन गया, अब उसका फेट का क्या मतलब, मैंने बताया था आज। नेक्स्ट, आप में से बता रहे बेटा, दोनों में से किसी को? पीछे पास कर दो, आप बैठ जाओ। वो क्या पास में फॉलो करेगा है ना, तो भी तो फर्मेंटेशन हो जाएगी, जो फर्दर है तो उनको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, वो भी होमोर ऐड हो सकते हैं। और अगर एरोबिक पास में फॉलो करेगा, फर्स्ट स्टेप तो कौन होता है, ग्लाइकोलाइसिस, वो एनारोबिक होता है, लेकिन अगर एरोबिक होगा तो फिर रेड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेंज, जिसके थ्रू आपकी प्रोसेस फर्दर चल जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको बोलना होता है। अगर फेट आ जाए, मैंने आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये किसी ना किसी तरीके से एग्जाम में आना ही आना है। देखो ये आ जाए एक्सप्लेन ग्लाइकोलाइसिस, ये आ जाए एक्सप्लेन क्रेब्स साइकिल, ये आ जाए फेट ऑफ पायरिक एसिड, यानी और कोई टॉपिक बनता नहीं ना, ये तो बनेगा ही बनेगा आपका बड़ा क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर। तो ये आपको बस याद रखना है अच्छे से, ठीक है ना? नेक्स्ट, और कोई आपको जवाब देना है किसी क्वेश्चन का? नेक्स्ट, आप में से जिस बच्चे को कुछ बताना, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ऐसे पास नहीं करना, पहले पूछो ना, कोई किसी को जवाब देना हो तो। है कोई स्टूडेंट और तैयार? आप कोई इधर ही पूछ लेते हैं, आगे पास करो। हाँ बेटा आप बताओ। अच्छा मेरे को ये बता दो कि जो एनर्जी है ये जाके स्टोर कहाँ पे होती है सेल के अंदर? आज मैंने बताया नहीं, पिछले लेक्चर में बताया था, वेयर द एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती, किस फॉर्म में होती है? हाँ एटीपी की फॉर्म। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कितने फॉस्फेट पार्ट होते हैं? 3 होते हैं। उन 3 के अंदर क्या ऐसी चीज है उनके ऊपर के जिसकी वजह से 2 फॉस्फेट के बीच में से बॉन्ड का क्लीवेज इजीली हो जाता है, और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो एनर्जी हमें मिल भी जाती है। किसके बीच में रिपल्शन होती है वहां पर? तो रिपल्शन किस वजह से होती है? कैसा चार्ज किन के ऊपर, कौन से एटम के ऊपर है वो चार्ज? ये फॉस्फेट में तो पी भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, तो किसके ऊपर?
हाँ, तो ऑक्सीजन के ऊपर होता है वो नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो गई, नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्शन, जिससे बॉन्ड क्लीवेज इजी हो जाता है और एनर्जी हमें मिल जाती है। अच्छा ये बताओ, जो अभी आज हमने पढ़ा उसमें देखा था NADPH, एक NADPH कितने ATP के इक्विवेलेंट होता है? 3 ATP के इक्विवेलेंट होता है। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ कि पूरी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जो 10 स्टेप थी मेन, उनमें से क्या कोई ऐसी स्टेप है, स्टेप का नाम नहीं पूछूंगा मैं आपसे, क्या कोई ऐसी स्टेप है जिसमें CO2 प्रोड्यूस हुई हो? अच्छा, कोई ऐसी स्टेप है जिसमें H2O प्रोड्यूस हुआ हो? H2O प्रोड्यूस होता है। तो आपसे पूछ भी सकते हैं ऐसा कि क्या नाम है, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, या उस स्टेप का पर्टिकुलर नाम भी पूछ लेंगे कि कौन किस में कन्वर्ट हुआ, जो वाटर प्रोड्यूस हुआ था, ऐसे करके। और एंजाइम के नाम, कोएंजाइम के नाम, कहां पे ATP डायरेक्टली आपकी प्रोड्यूस हुई या NADPH की फॉर्म में प्रोड्यूस हुई, या कहां पे ATP यूज हो गई किसी भी एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, वो सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। अब किसी बच्चे को कोई डाउट तो पूछ सकता है, पूछना है किसी बच्चे को कोई डाउट? नहीं पूछना किसी को कुछ? आप आए नहीं।